गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का दिन है 20th ऑफ मई और हमारा 90 डेज प्लानर की अगर मैं बात करूं तो आज 6th डे है। आज हम कवर करेंगे बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री, बायो और अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। पीडीएफ वगैरह आपको सारे इस जगह पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। पहला मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उससे पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्यों आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या उससे रिलेटेड थ्योरीज थी, जैसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, उसके बाद सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरी आपको कवर करनी है। उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका हेडक्वार्टर, उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी, एक जो टाइमलाइन है वो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मॉडरेट्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई उनके टाइम पे, और जो इनिशियल स्टेज है कांग्रेस का उनके सेशंस कहाँ पे हुई। तो ये सारी चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आपने पहले शोज फॉलो किया है उसी को रिपीट करिए। पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम डिटेल में कवर कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम इसके लिए अच्छा शोज है। इसके साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र या फिर कोई भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन करिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि बायो में आपको क्या कवर करना है, तो बायो में आज आपको कवर करना है ह्यूमन ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम है हमारा कैसे काम करता है, पीएनएस क्या है, सीएनएस क्या है। अगेन एक आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना डेप्थ तक पूछे जाते हैं, उसके लिए हमेशा पहले पीवाईक्यू जरूर देखें। रीजन बीइंग कि जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी वही टॉपिक पढ़ेंगे, यही वाले टॉपिक, लेकिन उनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी। आपको कवर करना है बट फ्रॉम जीएस पर्सपेक्टिव। जीएस का मतलब क्या है कि आपको बड़ा बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एडवांस आ सकता है बट हर एक क्वेश्चन एडवांस नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंड इट कि जो कमीशन है उसको क्वेश्चन इस हिसाब से बनाना है कि एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट बायो का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और एक बायो वाला स्टूडेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, है ना। तो इसीलिए हमेशा एक एक बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमेशा पहले पीवाईक्यू देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस डेप्थ तक के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जा रहे हैं। ये तो बात हुई स्टैटिक पार्ट की। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, मैं एक आपको प्रिंसिपल बताता हूँ, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हर दिन आप छोटा छोटा काम करेंगे, एक दिन है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। शुरुआत से हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज 6th डे है, लेकिन टेक्निकली अगर आप 90 डेज प्लानर फॉलो कर रहे हैं तो आपने जनवरी से लेकर अप्रैल तक के पॉलिटी के सारे करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। आपका एक सब्जेक्ट खत्म। इससे आगे आपको पाइल अप नहीं होने देना है। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, बस हो गया आपका पूरा पॉलिटी सेक्शन का करंट अफेयर्स। अब इसमें सिर्फ एक डायमेंशन बचता है, बिहार स्पेसिफिक, जो हम साथ साथ करते भी जा रहे हैं लेकिन कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला है। वो आपको एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले कोई भी एक कंपाइलेशन उठाना है और उसको रटना है। कुछ उसमें ज़्यादा हाई फाई नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो अगर 2025 के पॉलिटी के करंट अफेयर्स की बात करूं तो पहला सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट की वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनका एक स्टेटमेंट था कि जुडिशरी है उसको ओवररीच नहीं करना चाहिए। कुछ नया करंट अफेयर्स नहीं है अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट है एसेंट टू स्टेट बिल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि गवर्नर को अनलिमिटेड टाइम नहीं लेना चाहिए बिल पास करने के लिए। हाँ, इस वाले में से अब 2-3 चीजें मैं मार्क किया हूँ, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कितना टाइमलाइन है, क्या गवर्नर को रिकंसिडरेशन के बाद बिल आता है तो क्या गवर्नर के लिए मैंडेटरी है अप्रूवल देना, या प्रेसिडेंट के लिए भी मैंडेटरी है अप्रूवल देना। फिर उसके बाद तमिलनाडु और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो टसल चल रहा है कि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी है। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी सेटअप की है जो कुरियन जोसेफ के अंडर में है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इशू है, नीट का इशू है ना, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का इशू है। तो ये सब इशू आप इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है स्वामित्व जो स्कीम है, जिससे हम ड्रोन की मदद से जो प्रॉपर्टी कार्ड्स बना रहे हैं, अपडेटेड रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसने 5 साल पूरे किए, मिनिस्ट्री कौन सी, वो सब चीज़ें बेसिक हैं।
फिर उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है वो वैकेंट पड़ा है कई सालों से। अब इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, रीजन बीइंग कि आपने ये डेप्यूटी स्पीकर पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट में कवर किया होना चाहिए। आप अगर नहीं कवर किए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इस तरीके से स्टैटिक पार्ट कवर नहीं करते हैं। इससे हमेशा आपकी प्रिपरेशन में गैप रहेगा। तो स्टैटिक पार्ट को एक होलिस्टिक वे में कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स आया तो उसका स्टैटिक पढ़ लिया, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही है। इससे हमेशा आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। तो स्टैटिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले। करंट अफेयर्स तो बस एक-एक लाइन, 2-2 लाइन का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? नेक्स्ट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। सो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिशियंस हैं आफ्टर इलेक्शन अगर स्विच करते हैं तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। इसके लिए एक कानून बनाया था एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब डिफेक्शन किया नहीं किया ये स्पीकर डिसाइड करेंगे, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं है। तो इस केस में डिफेक्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को अनलिमिटेड टाइम नहीं लेना चाहिए। टाइमलाइन नहीं बताया उन्होंने अभी भी, जबकि गवर्नर वाले केस में उन्होंने टाइमलाइन बता दिया। अब टाइमलाइन बता दिया, इसी के लिए रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 143 आर्टिकल 143 के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है उनको एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया है। क्या कंटेक्स्ट है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट कैसे टाइमलाइन बता सकता है, ठीक है? तो ये बेसिक कोर पॉलिटी है, इसमें कुछ ज़्यादा करंट अफेयर्स है भी नहीं। नेक्स्ट है कि बहुत सारे जो इमिग्रेशन और फॉरेनियर से रिलेटेड जो बिल थे उनको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। अब एक सिंप्लीफाइड नया कानून इंट्रोड्यूस किया है। और लास्ट है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, कि किस पंचायत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में कितने एफर्ट लिए हैं, एक रैंकिंग है। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट चीजें आप समझेंगे। जब आप बार बार बोलते हो बिहार स्पेसिफिक कब होगा, बिहार स्पेसिफिक कब होगा, तो ये बिहार स्पेसिफिक ही बन जाएगा अगर आप इसमें बिहार का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बिहार स्पेसिफिक हो गया। कुछ अलग से थोड़े बिहार भी इंडिया का ही पार्ट है, तो जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस उसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा कि वो बिहार का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा करते रहिए। लास्ट मंथ वाले में हमने पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स किया था, तो उसमें बिहार का परफॉर्मेंस कैसा था, इसमें बिहार का परफॉर्मेंस कैसा है। अब इसमें आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत सारा टाइम जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ रैंकिंग रटनी है तो आप फिर बेसिकली स्टेट पीसीएस की तैयारी मत करिए। क्योंकि ठीक है, आप बोलेंगे कि 70th का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो पूरा फैक्चुअल पूछा था, लेकिन क्या गारंटी है कि 71st में वो पूरा फैक्चुअल पूछेंगे? अगर कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे तो क्या आप बना पाएंगे उसको? तो हमेशा अपना दायरा बड़ा करके रखिए। इट इज ऑलवेज गुड टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। दायरा बड़ा करने का मतलब है कॉन्सेप्ट भी कवर करिए, और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तब फैक्ट कवर करिए। सिर्फ इस वहम में रहना कि लास्ट बार फैक्चुअल पूछा था तो इस बार भी फैक्चुअल पूछेगा, अगेन मैं बोलूँगा या तो आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है या फिर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को जानबूझ के लंबा बना रहे हो, ठीक है? चॉइस आपकी है। तो इसी में बिहार स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं वो अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? ये तो बात हुई। अब मेंस के लिए भी कल से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मेंस के लिए क्या करना है, आंसर राइटिंग। अब जैसे मैं घुड़सवारी का ही एग्जांपल देता हूँ। आपने बड़ा सा एक स्क्रीन खरीदा और उस पे घुड़सवारी चला दिया स्क्रीन पे, और अब आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को घुड़सवारी आ तो रही है, धीरे धीरे मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से आप बेस्ट घुड़सवार तो कभी नहीं बनेंगे। तो घुड़सवारी कैसे आएगी, जब आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे आएगी, यूट्यूब पर उसका वीडियो देखने से आंसर राइटिंग नहीं आएगी। आज तक किसी को आई है ना आगे आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए उस इनिशिएटिव में भी सीरियसली पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे कोई तो कर ही रहा है ना। और जिन लोगों का सिलेक्शन होना है उनमें एक हैबिट होता है जिसको मैं यूजुअली बोलता हूँ OLQ। OLQ का मतलब होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब देखो, जब भी आपको एफर्ट करने के लिए बोला जाए उसमें सीरियसली एफर्ट दो। आप नहीं दोगे कोई और तो दे ही रहा है ना, इतना ही तो पोस्ट है। तो जब भी आपको बोला जाए कि ये वाला आपको पढ़ना है, उसमें आपको दोबारा नहीं बोला जाना चाहिए। ये जो माइंडसेट है ना, नैरो माइंडसेट, कि इतना सब कैसे होगा,
कब करेंगे, ये सब कैसे कवर कर पाएंगे, इतना तो याद ही नहीं रहेगा। ये सब आप छोड़ सकते हो अगर आपको ये प्रिपरेशन सीरियसली करना है तो। दो ही चीजें होंगी, या तो आप पढ़ पाएंगे या आप बहानेबाजी कर पाएंगे। पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, बहानेबाजी करेंगे तो फिर सिलेक्शन ना होने के बहाने भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो दो ही चीजें हैं, आपको या तो पढ़ना है या बहानेबाजी करना है। ठीक है। हाँ, अगर नहीं पढ़ना है आपके पास लाख बहाने होंगे, अगर पढ़ना है तो उसके लिए भी आपके पास लाख कारण मिल जाएंगे। आपका मन नहीं है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और 90 डेज प्लानर के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ। आपके फर्स्ट 90 डेज हैं वो बहुत बुरे जाने वाले हैं, ट्रस्ट में, सबके साथ ऐसा होगा। आपको लगेगा कोई टारगेट टाइम से पूरा नहीं हो रहा, जो कल पढ़ा था सब भूल गए हैं। दैट्स ओके, दैट्स नेचुरल, नथिंग टू वरी। बस हर दिन टारगेट पूरा करना है। आज का दिन है, 6th डे का टारगेट है, वो पूरा करिए। कल धरती खत्म भी हो जाएगी तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आई कैन एश्योर यू दैट। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, नोटिफिकेशन आने से पहले अगर हम 1/3 भी कवर कर पाए ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल का होगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से, सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।